फातिहाना मुस्कुराहट के साथ शहरी उस बाबे के मकान के बाहर खड़ा था। सुबह का उजाला शुरू हो चुका था, लेकिन शुक्र था कि गांव का कोई भी शख्स उससे नहीं मिला था, वरना वो उससे पूछ लेता कि वो इतनी सुबह ये सामान उठाए कहाँ फिर रहे हो। जब किसी से भी उसका आमना सामना नहीं हुआ और वो तेज़ी से चलता हुआ जब उस बाबे के घर के पास पहुंच गया तो अब बिल्कुल महफूज था, क्योंकि गांव बहुत दूर रह गया था और इस बाबे का घर अकेली जगह पर था। अब वो जानता था कि मुझे कोई नहीं देख सकता। वो दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद वही जो शहर का एक इंसान था, गंजा सा सर था, जिसके बाल बहुत कम रह गए थे, उसने दरवाज़ा खोला और फौरी तौर पे उसको ऐसे रास्ता दे दिया जैसे उसका इंतज़ार हो रहा हो। वो चलता हुआ अंदर गया तो बाबा अपनी उसी जगह पे ज़मीन के ऊपर एक दरी के ऊपर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। उसने जाके सलाम किया। उसने कहा, वालेकुम सलाम, बैठो। ये ज़मीन पर बैठ गया और उस बाबे ने कहा, तुमने मनवा लिया है कि तुम वाकई हकदार हो और बहुत जल्द उन चीज़ों को पालोगे जिनकी तुम्हें ख्वाहिश है। तुम इतना कुछ पालोगे तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने कर दिखाया है। अभी तुम थक चुके हो, रात सारी तुम जागते रहे हो, तुम्हारे लिए एहतमाम किया गया है यहीं पे सोने का। तुम सो जाओ और कुछ दिनों के बाद फिर से तुम्हें एक बड़ा काम बताया जाएगा जो तुम करोगे। उस बाबे ने उस शख्स को आवाज़ दी जिसने दरवाज़ा खोला था। वो अंदर आया, मुंह से कुछ भी नहीं बोला। आके उसने सर झुकाया ऐसे जैसे बाबे को कह रहा हो, जी हुक्म कीजिए। और उस बाबे ने कहा, जाओ इनके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त करो। वो सर झुका के चला गया। वो उठने लगा तो बाबा ने उसको इशारा किया, बैठे रहो। थोड़ी देर के बाद एक हसीनो जमील लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो लड़की दाखिल हुई, शहरी ने उसको देखा तो उसकी राल टपकना शुरू हो गई। इतनी खूबसूरत लड़की उससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। गांव की लड़कियों को अगर उसने देखा था तो हर वक्त सर पे दुपट्टा करके रखती थी, बाल उनके ढपे होते थे दुपट्टे के अंदर। लेकिन वो जो लड़की आई थी वो किसी शहरी लड़की मालूम होती थी। उसके सर के बाल खुले हुए थे, ऐसे रेशमी चमकते हुए बाल उसने कभी नहीं देखे थे। हाँ, उसको याद है कभी कभी गांव की औरतें या लड़कियां जब कभी अपने बाल धोते थीं, तेल वगैरह लगा के और उसके बाद सर वगैरह धोती थी और कंघा करती थी, तब उनके बाल ऐसे चमकदार होते थे। लेकिन उसके बाल तो बिल्कुल सीधे से थे। गांव की औरतों के जो बाल होते थे वो टेढ़े से होते थे। आजकल जिस तरह स्ट्रेटनर आए हुए हैं, स्ट्रेटनर से बाल को स्ट्रेट कर लिया जाता है, सिल्की कर लिए जाते हैं, उसके बाल खुद से ऐसे सीधे थे और ऐसे लहरा रहे थे उसके बाल उसके शोल्डर्स पे कि वो हैरान रह गया। और उसका चेहरा इतना हसीनो जमील था कि उससे पहले उसने इतनी हसीनो जमील लड़की कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई हूर हो, ऐसा लगता था जैसे कोई परी हो, किसी और दुनिया से आई हो। बिल्कुल खूबसूरत, स्लिम एंड स्मार्ट और इंतहाई हसीन कपड़े पहने हुए वो लड़की आई। उसने उसके पाँव की तरफ देखा। उसके पाँव नंगे थे, लेकिन इतने खूबसूरत पाँव उसने कभी भी नहीं देखे थे। वो आई और उसने आके भी उसी तरह उस बुज़ुर्ग के आगे सर सा झुकाया और बुज़ुर्ग ने इशारा किया शहरी की तरफ। और शहरी सोच भी नहीं सकता था, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो लड़की उसी को लेने आई है। उस लड़की ने अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया जैसा बादशाहों के दौर में कनीज़ें हाथ बढ़ाती थीं बादशाह को उठाने के लिए। ऐसे ही उसका हाथ आगे था कि मेरे हाथ को थामो, मैं आपको उठाऊं। ये मंजर तो उसने ख्वाब में देखा था, लेकिन शायद जिसको ख्वाब में देखा था वो भी इतनी हसीन नहीं थी जिसको वो अपनी आंखों के सामने इस अंदाज में देख रहा था। इतनी हसीनो जमील लड़की। उसने अपना हाथ उसको पकड़ाया और उसने अदब के साथ, प्यार के साथ, इतना नरम व मुलायम उसका हाथ था कि उसके हाथ को उसको थामते हुए ऐसे लगता है जैसे उसके हाथ में कोई गुलाब का फूल आ गया हो। उस लड़की ने उसके हाथ को थामा और उसको सीधा खड़ा किया और उसको लेके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी।
और उसके जहन में चल रहा था, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं दरवाजे से बाहर निकलूंगा तो ख्वाब में जो मैंने देखा था वो एक बाग सा था, हसीन और जमील, कहीं बाग तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो सामने एक और कमरा था, लेकिन उस गांव के अंदर इतना हसीनो जमील कमरा उसने इससे पहले नहीं देखा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो चारों तरफ इस अंदाज में पागलों की तरह देखना शुरू हो गया कि कितना हसीनो जमील कमरा है ये, हर चीज़ कितने सलीके से है। लेकिन ये चीज़ यहाँ गांव की तो नहीं थी। उसके अंदर जो तस्वीरें लगी हुई थी, उसके अंदर जो मंजर था, उसके अंदर जो कुछ भी था, वो तो ऐसा लगता था जैसे किसी शहर का कमरा हो। उस कमरे के अंदर लटके हुए फानूस, उसकी दरो दीवार पे लगी हुई तस्वीरें, वो जो कुछ भी था वो बहुत हसीन और जमील था। वो लड़की उसको लेके आई और उसको बेड पर बिठा दिया, एक बेहतरीन किस्म का, जिस तरह बेड लगा होता है। गांव वालों ने बेड शेड कहाँ पे देखे थे उस दौर में, लेकिन ऐसे तख्त सा वो बोलते थे, एक तख्त सा था। हम तो बेड बोलते हैं उसको, बेड की तरह का था, वो लोग उसको तख्त बोलते थे। तख्त सा था जिसके ऊपर नफीस से कपड़े डले हुए थे, गद्दे डले हुए थे, और वो उसके ऊपर बैठ गया। वो बहुत नर्म और मुलायम था। वो लड़की कमरे से बाहर चली गई और जब वापस आई तो उसके हाथ में ऐसे ही कुछ फल फ्रूट थे जैसे उसने देखे थे, लेकिन बर्तन सोने के नहीं थे, फल फ्रूट ज़रूर थे। उसने आके फल फ्रूट रखे उसके सामने और उससे पूछा, आप क्या खाना चाहेंगे, नाश्ता क्या करना चाहेंगे? उसने बताया कि मैं नाश्ते में ये खाता हूँ, अगर ये मुझे खाने को मिल जाए। उसने अदब से सर झुकाया और चली गई कि मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वो वहाँ से गई और थोड़ी देर के बाद अपने साथ नाश्ता लेके आई तो उसके साथ एक और लड़की भी शामिल थी। वो भी बहुत हसीन व जमील थी, लेकिन ये लड़की जो पहले उसको अपने साथ लेके गई थी ज़्यादा हसीन व जमील थी। जो उसके पीछे एक लड़की थी, उसने साजो सामान उठा रखा था, खाने पीने का सारा सामान था जो उसने ला के रख दिया और वो वापस चली गई। उसने बैठ के नाश्ता किया और वो खड़ी रही। जब ये नाश्ता कर चुका तो उसने कहा, रुकिए मैं अभी आती हूँ। बाहर गई, उस लड़की को लेके आई और वो बर्तन लेके दोनों चली गई। और वो उस बिस्तर पे बैठा सोच रहा कि अब मैं क्या करूँ, अपने घर जाऊँ या क्या करना है मैंने, कि थोड़ी देर के बाद वही लड़की फिर से कमरे में दाखिल हुई और उसे कहा, अब आप सो जाइए, ये बिस्तर आपके लिए है और मेरे लिए है। उस लड़की ने उसके सामने ही अपने वजूद पे पहने हुए कपड़ों को उतार दिया और उसी के साथ ही बिस्तर की रजाई को हटा के लेट गई और कहा, आप भी लेटिए, और वो भी उसके साथ लेट गया। ऐसे वक्त में उसको नींद कहाँ आनी थी। एक नौजवान लड़की का वजूद, जिसके वजूद से खुशबुएं निकल रही थीं, एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे परफ्यूम या इत्र की होती है, ऐसी नहीं, एक अजीब सी खुशबू थी जिसको वो समझ नहीं पा रहा था ये अच्छी है या बुरी खुशबू है। ये भी नहीं समझ पा रहा था ये बुरी है या अच्छी है। उसको बुरा भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन उसको कोई अच्छी भी नहीं लग रही थी। लेकिन उसके साथ वो लेट गया। वो एक नौजवान था, वो अपने आप पे कहाँ काबू रख सकता था। सो उसके लेटते ही वो बहक गया। वो शायद बहका नहीं, वो इसीलिए ही उसके पास लेटी थी कि उनके बीच में एक ताल्लुक सा कायम हुआ। और उसके बाद वो वहीं पे ही थका हुआ, जो रात सारी जागता रहा था, अमल करता रहा था, वहीं पे ही सो गया और वो भी उसी के साथ उसी बिस्तर में सो सी गई। जब उसकी आंख खुली तो शायद शाम हो चुकी थी। वो काफ़ी देर सोया था। उसने अपने पास उस लेटी हुई लड़की को देखा तो अब वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो जल्दी से उठा इस अंदाज में कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको बुलाऊँ। तो उसी वक्त वो जो मुलाजिम जिसने दरवाज़ा खोला था, जो शहरी किस्म का लड़का था, वो आया और कहा, आइए। और उसको वो लेकर गया, उसका हाथ मुंह धुलाया। अब हाथ मुंह धुलाने के लिए वो लड़की नहीं आई थी, उसका हाथ मुंह धुलाया और उसके हाथ मुंह धुला के कहा, आपको क्या चाहिए? उसने कहा, कुछ भी नहीं, मुझे अभी फौरी तौर पे अपने घर जाना होगा। उस बंदे ने ही कहा, ठीक है बाबा जी का आपके लिए हुक्म है कि फ़लाँ तारीख को आपने फिर से आना है, उस दिन आपको समझाया जाएगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा आपने क्या करना है। वो जल्दी से वहाँ से निकला, परेशान था कि किसी को पता तो नहीं लगा कि रात में अपने घर पे नहीं था।
लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा खाला के घर में तो सब बिल्कुल नॉर्मल थे, किसी ने कोई भी बात नहीं की। तब उसको याद आया, हाँ मैं तो रूटीन की तरह खाला के घर से खाना खा के ही निकला था, बाबे की तरफ गया, सिर्फ यही हुआ है कि रात सारी मैं गायब रहा हूँ। अक्सर कभी होता था कि रात का खाना वो खाला के घर ही खाता था, सुबह सुबह अक्सर ऐसा होता था कोई नाश्ता किए बगैर भी वो काम पे चला जाता था। तो जब वहाँ पहुँचा तो खाला ने उससे यही सवाल पूछा कि नाश्ते पे नहीं आए थे आज सुबह? तो उसने कहा खाला देर हो रही थी, जल्दी जाना था, इसलिए मैं काम पे चला गया था। और एक नॉर्मल सी बात थी, अक्सर ऐसे पहले भी होता था। उसने शाम का वहीं पे रात का खाना वगैरह खाया और अपने कमरे के अंदर पहुंच गया। अपने कमरे के अंदर लेटा वो एक सोची जा रहा था कि ये क्या हुआ है मेरी ज़िंदगी की, आज कैसा दिन था। जहाँ खूबसूरत दिन था वहीं घटिया तरीन, बुरी तरीन, खौफनाक तरीन रात थी मेरी ज़िंदगी की। लेकिन वहीं पे जो कुछ इसके बाद मुझे इनाम के तौर पे मिला था, अगर ऐसा इनाम मुझे ज़िंदगी भर मिलता रहे, बाबा ने तो कहा था ऐसा तो तुम जब ख्वाहिश करोगे ऐसी लाइनें तुम्हारे आगे लग जाएंगी, मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके दिमाग में ये बात ज़रूर आती कि मैंने रात को क्या किया है। एक बेहुरमती की है, एक लाश की, कफन में लिपटी लाश की मैंने बेहुरमती की है, कब्र को खोदा, मैंने क्या किया है। लेकिन उसके ऊपर खौफ सवार होने लगता है। जब वो ऐसी बातें सोचने लगता तो तभी उसको वो कड़ा उसके अंदर डाले जाने वाली बात, वो बाबा की लाल सुर्ख आंखें, वो सब याद आ जाता, वो डर जाता। साथ ही वो मंजर जब उसके दिमाग में आता जो उसको इनाम के तौर पे मिला था, तो वो फिर से रिलैक्स हो जाता। इसी तरह वो जैसे कैसे लेटा रहा, क्योंकि वो दिन को सोया था, उसको लेट रात को नींद आई, जैसे कैसे वो सो गया। सुबह उठा, अपने काम पे चला गया। काम के दौरान एकदम से उसने अपनी जेब में हाथ डाला कुछ निकालने के लिए, तो उसने देखा कि उसकी जेब के अंदर अच्छे खासे पैसे थे। वो एकदम हैरान रह गया कि मेरी जेब में ये पैसे कहां से आए, ये तो बहुत ज्यादा हैं, इतना तो मैं कई महीनों तक नौकरी करूं, मजदूरी करूं तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये कहां से आ गए। वो परेशान सा हुआ। पैसे उसने जेब में रखे और शाम को खाला के घर खाना खाने से पहले उस बुजुर्ग के पास चला गया। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे उस शख्स ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने हैरान हुआ कि तुम इतनी जल्दी, आज खैर है, बाबा जी मसरूफ़ है अंदर। तो वो परेशान सा हो गया कि हाँ मुझे काम था। उन्होंने कहा नहीं, अभी वो मसरूफ़ हैं, अभी नहीं मिल सकते, रात को आना। उसने कहा ठीक है। वो चला गया, खाला के घर गया, खाना वगैरह खाया और उसके बाद फिर से उस बुजुर्ग के पास पहुंचा गया। और जैसे दरवाजे पे पहुंचा उसको वो सीधा अंदर ले गए। बुजुर्ग ने कहा हाँ बताओ, सब खैरियत है। उसने कहा मैं इन पैसों के बारे में पूछने आया था, मेरी जेब में ये काफ़ी ज़्यादा पैसे निकले हैं, कहीं लगता है गलती से मुझे मेरी जेब में यहाँ से चले गए हैं या कैसे हो गए हैं, मुझे पता नहीं है। मैं आपको लौटाने आया था या आपसे पूछने आया था ये किसके हैं, ये क्या माजरा है। तो उस बुजुर्ग ने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए हैं, गलती से तुम्हारी जेब में नहीं गए, ऐसा कोई माजरा नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही रखे गए थे, ये तुम्हारे हैं, जाओ, अब तुम्हें मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। खाला को दिखाने के लिए ज़रूर ऐसे घर से चले जाया करो ताकि उनको लगे कि तुम मजदूरी पे हो, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे हैं, अपना खाओ पियो मौज करो, मजदूरी मत करो, ये तुम्हारे हैं, जाओ। बाबा आज शायद मसरूफ़ थे, ज़्यादा बात करने के मूड में भी नहीं थे, मुख्तसर बात की और उसको भेज दिया। अब वो खुश था कि उसको मजदूरी भी नहीं करनी, उसके पास पैसे भी आ गए थे। और ऐसा ही हुआ, अब वो जाता बाहर उन पैसों से खाता पीता मन मौज करता। उसने पैसे खाला को भी दिए। खाला हैरान हुई कुछ पैसों कि तुम तो मजदूरी में इतना करते थे, इस महीने कैसे ज़्यादा पैसे तुम्हारे पास आ गए। उसने कहा खाला आपको पता है ना, हम मजदूर लोग हैं, जब कोई मालिक अमीर हो, पैसे वाला हो, वो हमारे काम से खुश हो जाए तो वो इनाम भी दे देता होता है। ये उसने इनाम दिया है तो मैंने आपको ला के दी है। खाला ने उसको दुआएं दी और कहा तेरे लिए ही संभाल के रख रही हूँ, आने वाले वक्त में तेरे ही काम आएंगे, तेरी शादी पे काम आएंगे। वो दिन आ पहुंचा जब उसने बाबा के पास जाना था और वो खाला के घर रोटी खा के सीधा बाबा के पास पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने पे उसको सीधा वो अंदर ले गए और जब वो बाबा के सामने बैठा था तो आज बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने जिस तरह ख्वाब में देखा था आज वही मंजर था। जब उसको लेके अंदर कमरे के अंदर बिठाया गया तो बाबा के सामने एक आग सी जल रही थी और उस अपनी एक साइड पे कुछ बर्तन रखे थे, उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज़ थी। वो उठाता और
उस आग के अंदर डाल देता और आग में से धुआं निकलना शुरू हो जाता। अजीबो गरीब सा धुआं था, अजीब सा धुआं। वो निकालता और फिर से उसके अंदर डाल देता, निकालता और डाल देता। और फिर उसने देखा साथ में जिस तरह राख होती है, राख, जब लकड़ियां जल के कोयला बन के राख बन जाती हैं तो बिल्कुल पाउडर सा बन जाता है, ऐसा पाउडर था, थोड़ा थोड़ा वो भी उसके अंदर डाल देता और पढ़ता रहा, आंखें बंद करके वो बैठा रहा और वो की चीज़ डालता रहा, उसके अंदर खुशबू पैदा होती और वो थोड़ी देर के बाद उस राख को भी उसके अंदर डाल देता। ये काफ़ी देर करने के बाद उस बुज़ुर्ग ने आंखें खोली, उसे कहा, तुम तैयार हो उस काम के लिए जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है? उसने कहा, जी मैं तैयार हूँ। उसको उस बाबा ने कहा, तो सुनो, अब जो काम तुमने करना है वो बहुत एहतियात से सुनना, उसमें कोई गलती मत करना, क्योंकि ये काम तुम अकेले नहीं करोगे, तुम्हारे पीछे मैं भी बैठा हूँगा, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, जी बाबा जी मैं हाजिर हूँ, मैं सुन रहा हूँ। उनने बोला, तुम्हें सारा सामान दे दिया जाएगा, जिस दिन तुम्हें बुलाया जाए उस दिन तुम आओगे, उस दिन तुम्हें कब्रिस्तान जाना होगा और एहतियात के साथ जाना होगा। तुम कब्र को खुली छोड़ के आ जाना, खुद ही वो लोग बंद कर लेंगे, लेकिन तुम्हें करना यह है कि कब्र के अंदर से ताज़ा जो उस दिन लाश को दफनाया गया होगा उस लाश को बाहर निकालना है और उस लाश को लेके अपने घर जाना है। अपने घर जाके उस लाश के साथ बैठ के एक अमल करना है और अमल करने के बाद उसी लाश के तुमने टुकड़े करने हैं, उसके वजूद के इस अंदाज में टुकड़े करने हैं जैसे किसी जानवर का गोश्त बनाया जाता है पकाने के लिए, और तुम्हें उसके वजूद के सारे टुकड़े करने होंगे और एक सर जो बचेगा उसका बहुत बड़ा, उसको अलग कर लेना है। 2 बर्तन होंगे तुम्हारे पास, जो एक बहुत बड़ा बर्तन होगा उसके अंदर उसके सारे जिस्म के जितने भी टुकड़े होंगे वो सारे उस बड़े से बर्तन के अंदर तुम पकाओगे, और जो तुम्हारा सर होगा ये तुम एक छोटे बर्तन के अंदर पकाओगे। और जब तुम्हारा खाना तैयार हो जाएगा तो तुम्हारी उस दिन तुमने दावत करनी है। तुम्हारे घर उस दिन कुछ लोग आएंगे, वो इंसान नहीं, वो जिन्नात होंगे, वो तुम्हारे घर खाना खाने के लिए आएंगे और तुम उनकी ये दावत करने के लिए पकाओगे। वो बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, तुमने ये खाना उनके सामने रख देना है। वो खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद खामोशी से चले जाएंगे। तुमने उनसे कोई भी बात नहीं करनी, वो तुम्हें लालच देने की कोशिश करें, तुमने कुछ भी नहीं उनसे लेना, वो तुम्हें कुछ भी ऑफर करे, तुमने कुछ भी उनसे नहीं लेना, इनकार कर देना है, बस तुमने उनको सिर्फ खाना खिलाना है और फिर वो चले जाएंगे। तो एकदम सुनता रहा, सारा को जब सुन चुका तो बुजुर्ग ने कहा, हाँ बोलो क्या सवाल है? तो उसने कहा, बाबा जी मैंने तो कभी खाना नहीं पकाया, मुझे खाना पकाना नहीं आता। उन्होंने कहा, कोई मसला नहीं है, तुम्हें यहाँ एक दफ़ा सिखाया जाएगा खाना कैसे बनाते हैं। ये उस तरह का खाना नहीं होगा जैसे इंसानों के लिए पकाया जाता है, पहले मसाला बना के, ये वो नहीं, ये एक इंसानों की तरह का खाना नहीं, बिल्कुल सादा सा खाना होगा। पानी के अंदर तुम्हें इन गोश्त के टुकड़ों को डालना होगा और तब तक पकाना होगा जब तक ये पक ना जाएं, और उसके अंदर ये नमक मिर्च और कुछ मसाले जो तुम्हें दे दिए जाएंगे ये तुमने डाल देना है। लेकिन उसके साथ तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जो तुमने उन दोनों बड़े बड़े बर्तनों के अंदर खास कर उनको डालना है। अगर वो तुम डालना भूल गए तो तुम्हारी जान को भी ख़तरा हो जाएगा और मेरी जान को भी ख़तरा होगा। वो तुम्हें अलग से 2 पूड़ियाँ दी जाएंगी जो तुमने लाजमी एक बड़े में एक छोटे में उनको ज़रूर डालना है। बाकी नमक मिर्च ये वो तुम्हें एक दिन यहाँ बुला के प्रैक्टिस करा दी जाएगी और तुमने उनको खाना खिला के भेज देना है। बस इतना सा काम है। पूछो कोई और सवाल। इस तरह के कुछ 1-2 और सवाल थे जो उसके दिमाग में थे कि खाना पकाना ये वो, ये कैसे लेके आऊँगा, ये वो, मैं अपने बर्तन कहाँ से ले आऊँगा इतने बड़े बड़े, ये वो। उसको कहा गया तुम्हें पैसे दे दिए गए हैं, और चाहिए और ले लो। तुम्हें इसलिए पैसे पहले भी दिए गए थे, तुम्हें पैसों की परेशानी नहीं होगी, जाओ जो जो कुछ ख़रीदना है ख़रीद के ले आओ।
बड़े बर्तन चाहिए, एक तुम्हें बहुत बड़ा देगचा चाहिए जिसमें इंसानी जिस्म के पूरे आज़ा आ सकें, और फिर काटने के लिए तुम्हें वो औज़ार जिसके साथ हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, जो काटी नहीं जा सकती, वो भी तुम्हें औज़ार दे दिए जाएंगे। तुमने उन औज़ारों का इस्तेमाल करना है। हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा तो नीचे कोई चीज़ रख के उस पर ज़ोर से हथौड़ा मारना, सब चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी, तुमने ये सब करना है। उसने कहा, वो जो खुशबू रात को खाना पकाने की साथ वाले घरों में चली जाएगी तो मेरे घर तो कोई भी आ सकता है। तो उसको बाबा ने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी खुशबू नहीं जाएगी, और हाँ, तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गलती मत ये करना कि वो जो तुम्हें पर्चियाँ दी जाएंगी, पूड़ियाँ दी जाएंगी, वो डालना मत भूलना, और ध्यान करना वो तुमसे गायब भी ना हो, गुम भी ना हो। तुमसे गुम हो गई, गायब हो गई तो तुम भी जान से जाओगे, हम भी जान से जाएंगे। उसने कहा, यह गलती नहीं होगी। और भी उसने जो बातें पूछनी थी वो बाबा से पूछी, और उसने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। तो बाबा ने कहा, बस अब तुम्हें एक दिन पहले आना होगा, और इसी घर के अंदर तुम्हें किस अंदाज में पकाना है, एक गोश्त के टुकड़े लेके, जानवर के जो गोश्त होते हैं यानी गाय भैंस के गोश्त के टुकड़े लेके हांडी में डाल के पकाना सिखा दिया जाएगा, और तुम पका लोगे, और उसके बाद तुम्हें वहाँ पे पकाना होगा। अब तुम जाओ, और जिस दिन तुम्हें बुलाया जाए तुम आ जाना। उसने वहाँ बाबा जी से इजाज़त ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया, ये सोचते हुए कि अब उसने एक ताज़ा लाश जो उसी दिन कोई मरा होगा या कोई मरी होगी, उसके ताज़ा लाश को कब्र से निकाल के लाना है और उसको पका के देगचों में जिन्नात को खिलाना है। अब ये उसको नया मिशन मिला था, टास्क मिला था।